जब मेरी चिकित्सीय जांच में यह साबित हो गया कि मैं कभी मां नहीं बन सकती, तब मेरे सेठ जी ने मेरे साथ कुछ ऐसा किया जिसने मेरी उजड़ती हुई दुनिया को फिर से बसा दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक वर्मा, वर्मा स्टोरीज के इस नए और भावुक कर देने वाले अध्याय में आज सभी का हृदय से स्वागत करता हूँ। एक स्त्री के जीवन में मातृत्व से बढ़कर कोई और सुख नहीं होता, लेकिन जब भाग्य दगा दे जाए और यह सुख किसी स्त्री के हिस्से में न आए, तो हमारा समाज उसे सहानुभूति देने के बजाय ताने और तिरस्कार का वह जहर पिलाता है जो उसे जीते जी मार देता है। क्या संतान उत्पन्न न कर पाना किसी स्त्री का ऐसा अपराध है जिसकी सजा उसे घर से निकाल कर दी जाए? आज की कहानी नागपुर की एक ऐसी ही मर्मभेदी और रोंगटे खड़े कर देने वाली दास्तान है, जो आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि इंसानियत और मर्यादा का असली रूप क्या होता है। तो आइए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। नागपुर शहर के एक बेहद संभ्रांत और पुराने इलाके में स्थित था देशमुख निवास। इस विशाल घर की नींव जितनी मजबूत थी, यहाँ के नियम और मर्यादाएं भी उतनी ही सख्त थी। घर के मुखिया के देहांत के बाद पूरे परिवार की कमान रुक्मणी देवी के हाथों में थी। रुक्मणी देवी अत्यंत सख्त, पुरानी सोच वाली और अपने खानदान की झूठी शान पर बहुत अधिक घमंड करने वाली महिला थी। उनका मानना था कि उनके परिवार का रुतबा शहर में सबसे ऊंचा होना चाहिए और घर की हर बात उनके इशारे पर होनी चाहिए। रुक्मणी देवी के दो बड़े बेटे थे। बड़े बेटे का नाम सूर्यकांत था और छोटे बेटे का नाम रितेश। सूर्यकांत शहर में एक बड़े सरकारी विभाग में उच्च अधिकारी था। वह बहुत ही शांत, न्यायप्रिय, सिद्धांतवादी और अनुशासन में रहने वाला व्यक्ति था। सूर्यकांत का विवाह शालिनी नाम की एक बहुत ही सुलझी हुई और समझदार महिला से हुआ था। शालिनी भी अपने पति की तरह ही न्याय और धर्म के मार्ग पर चलने वाली स्त्री थी। छोटे बेटे रितेश का विवाह मीनाक्षी से हुआ था। मीनाक्षी एक बहुत ही साधारण, कोमल हृदय वाली और संस्कारी लड़की थी। रितेश अपने बड़े भाई के बिल्कुल विपरीत था। वह स्वभाव से बहुत ही अस्थिर था और अपनी माँ रुक्मणी देवी की हर सही गलत बात में बिना सोचे समझे हाँ में हाँ मिलाता था। मीनाक्षी ने विवाह के बाद देशमुख निवास को ही अपना सर्वस्व मान लिया था। वह सुबह सबसे पहले उठती, घर का सारा काम करती, अपनी सास की हर कड़वी बात को हंसकर टाल देती और अपने पति रितेश की हर सुखी खुशी का ध्यान रखती। घर में सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतने लगा, मीनाक्षी की सूनी गोद रुक्मणी देवी की आंखों में खटकने लगी। मीनाक्षी और रितेश के विवाह को 5 वर्ष बीत चुके थे, लेकिन उनके आंगन में किसी बच्चे की किलकारी नहीं गूंजी थी। हर पारिवारिक समारोह, हर त्योहार और हर पूजा में रुक्मणी देवी की सहेलियां और रिश्तेदार मीनाक्षी को ताना मारना नहीं भूलते थे। अरे रुक्मणी, तेरे छोटे बेटे के विवाह को इतने साल हो गए, अभी तक कोई खुशखबरी नहीं मिली। कहीं तेरी इस छोटी बहू के शरीर में कोई खोट तो नहीं है? ऐसे तो तेरे खानदान का चिराग कैसे जलेगा? इन बातों ने रुक्मणी देवी के हृदय में एक भयंकर करवाहट भर दी। उन्होंने मीनाक्षी पर तरह तरह के दबाव बनाने शुरू कर दिए। मीनाक्षी को कठोर से कठोर व्रत रखने पर मजबूर किया जाता। मीनाक्षी बिना कोई शिकायत किए एक आज्ञाकारी बहू की तरह हर नियम का पालन करती थी। वह खुद भी तो एक मां बनने के लिए अंदर ही अंदर तड़प रही थी। जब हर जतन के बाद भी कोई परिणाम नहीं निकला, तो एक दिन मीनाक्षी के पेट में अचानक असहनीय पीड़ा उठी। रितेश उसे नागपुर के एक बड़े अस्पताल में लेकर गया। वहां स्त्री रोग विशेषज्ञ ने मीनाक्षी की कई तरह की जटिल जांचें की। 2 दिन बाद जब रितेश और मीनाक्षी अपना रिपोर्ट लेने आए, तो डॉक्टर ने उन्हें जो बताया, उसने मीनाक्षी के जीवन में भयंकर भूचाल ला दिया। डॉक्टर ने अत्यंत गंभीर स्वर में कहा, देखिए रितेश जी, मुझे आपको यह बताते हुए बहुत खेद हो रहा है कि मीनाक्षी जी के गर्भाशय का विकास जन्म से ही पूरी तरह नहीं हो पाया है। चिकित्सीय भाषा में इसे एक गंभीर विकृति कहते हैं। इस स्थिति में मीनाक्षी जी जीवन में कभी भी मां नहीं बन सकती। यह सत्य आपको स्वीकार करना होगा। यह सुनते ही मीनाक्षी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह वहीं कुर्सी पर बेसुध सी हो गई। उसकी आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बहने लगी। उसने उम्मीद भरी नजरों से अपने पति रितेश की तरफ देखा, यह सोचकर कि इस मुश्किल घड़ी में वह उसे गले लगाएगा और कहेगा कि कोई बात नहीं मीनाक्षी, हम एक दूसरे के लिए काफी हैं। लेकिन रितेश का चेहरा क्रोध और निराशा से लाल हो चुका था। उसने मीनाक्षी की तरफ एक बार भी सहानुभूति से नहीं देखा। वह डॉक्टर के कमरे से बाहर निकल गया और मीनाक्षी रोते हुए उसके पीछे पीछे भागी। अस्पताल से घर पहुंचते ही रितेश ने वह रिपोर्ट अपनी मां रुक्मणी देवी के हाथों में रख दी। देख लीजिए माँ जी, अपनी इस बहू का सच। यह बाज है, यह कभी हमारे खानदान को वारिस नहीं दे सकती। इसने मेरे जीवन के 5 साल बर्बाद कर दिए। अब मैं बिना संतान के अपना जीवन कैसे व्यतीत करूंगा? रितेश ने स्वार्थ से भरे शब्दों में कहा।
सुहासिनी देवी ने जब वह रिपोर्ट देखी तो उनके भीतर का सारा जहर एक राक्षसी रूप में बाहर आ गया। उन्होंने आगे बढ़कर मीनाक्षी का हाथ पकड़ा और उसे जमीन पर धकेल दिया। कुलनासिनी, धोखेबाज, तू एक बांझ औरत ने मेरे बेटे का जीवन बर्बाद कर दिया। तो एक सूखे पेड़ की तरह है जिसने मेरे घर का आंगन घेर रखा है। जिस घर में बच्चे की आवाज ना हो वहां तो देवी देवता भी वास नहीं करते। मीनाक्षी रोते हुए अपनी सास के पैरों में गिर पड़ी। मुझे क्षमा कर दीजिए माँ जी, इसमें मेरा क्या दोष है? भगवान की मर्जी के आगे मैं बेबस हूँ। मैं आप लोगों की जीवन भर सेवा करूंगी। हम किसी अनाथ बच्चे को गोद ले सकते हैं माँ जी। मैं उसे सगी माँ से बढ़कर प्यार दूंगी। यह सुनते ही रितेश आग बबूला हो गया। गोद? किसी लावारिस बच्चे को मैं देशमुख खानदान का वारिस बनाऊंगा? मुझे अपना खुद का खून चाहिए। मैं इस अभागन के साथ अब एक पल भी नहीं रह सकता। उस दिन के बाद से देशमुख निवास में मीनाक्षी का जीवन एक नरक में बदल गया। रुक्मणी देवी ने मीनाक्षी के सारे गहने और अच्छे कपड़े उतरवा लिए। उसे उसके वातानुकूलित कमरे से निकालकर घर की छत पर बने एक पुराने बिना पंखे वाले सीरन भरे कबाड़ खाने में कैद कर दिया गया। घर की नौकरानी को निकाल दिया गया और पूरे विशाल घर की साफ सफाई, कपड़े धोना और खाना बनाने की सारी जिम्मेदारी मीनाक्षी के कमजोर कंधों पर डाल दी गई। उसे दिन में सिर्फ एक बार रात की बची हुई सूखी रोटी और थोड़ा सा पानी दिया जाता था। रितेश अपनी दुनिया में मस्त रहता। वह घर आता लेकिन मीनाक्षी की तरफ देखता तक नहीं था। मीनाक्षी दिन भर काम करती और रात को उसने अपने उस सीलन भरे कमरे में अपने भाग्य पर फूट फूट कर रोती। इसी बीच सूर्यकांत अपने विभाग के एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम से 15 दिनों के लिए दिल्ली गए हुए थे। शालिनी घर पर ही थी लेकिन रुक्मणी देवी के खौफ के कारण वह मीनाक्षी की खुलकर मदद नहीं कर पाती थी। फिर भी शालिनी छुप छुप कर मीनाक्षी को थोड़ा भोजन दे आती थी। शालिनी का 1 वर्ष का एक बहुत ही प्यारा बेटा था जिसका नाम अद्वैत था। मीनाक्षी जब भी रोती तो अद्वैत को देखकर ही उसे थोड़ी शांति मिलती थी। सूर्यकांत की अनुपस्थिति का फायदा उठाते हुए रुक्मणी देवी ने एक बहुत ही भयानक योजना बनाई। उन्होंने तय किया कि वे रितेश का दूसरा विवाह करेंगी। रितेश ने भी अपनी मां के इस फैसले पर तुरंत सहमति दे दी। रुक्मणी देवी ने अपने एक दूर के रिश्तेदार की बेटी काव्या के साथ रितेश का रिश्ता तय कर दिया। काव्या के परिवार को यह बताया गया कि मीनाक्षी मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुकी है और रितेश जल्द ही उसे तलाक देने वाला है। दोनों परिवारों ने मिलकर रितेश और काव्या के विवाह की पक्की बात करने के लिए एक शुभ दिन तय कर लिया। यह रस्म देशमुख निवास में ही होनी थी। उस दिन सुबह सुबह पूरे घर को सजाया गया था। रसोई में तरह तरह के पकवान बन रहे थे। रुक्मणी देवी ने मीनाक्षी को सख्त आदेश दिया था, जब तक मेहमान घर में है तो उस छत वाले कमरे से बाहर नहीं निकलेगी। अपनी मनहूस शकल मेरी नई बहू के सामने मत लाना। कल सुबह तुझे तलाक के कागज मिलेंगे और तू यह घर छोड़कर चली जाना। मीनाक्षी छत के उस कमरे में जमीन पर बैठी अपने आंसुओं से फर्श को भिगो रही थी। उसने अपना पूरा यौवन, अपना पूरा जीवन इस परिवार की सेवा में लगा दिया था और एक शारीरिक बीमारी के कारण उसे कूड़े की तरफ फेंका जा रहा था। दोपहर का समय था। काव्या का परिवार घर में आ चुका था। बैठक कक्ष में हंसी मजाक चल रहा था। रुक्मणी देवी काव्या को शगुन के गहने पहना रही थी। रितेश भी सोफे पर बैठकर मुस्कुरा रहा था। ठीक उसी समय हवेली के मुख्य द्वार पर एक सरकारी गाड़ी आकर रुकी। सूर्यकांत अपनी 15 दिन की यात्रा पूरी करके वापस लौट आए थे। सूर्यकांत को घर के बाहर सजी हुई गाड़ियां और घर के अंदर का यह जश्न देखकर बहुत हैरानी हुई। सूर्यकांत ने जैसे ही अपना बैग लेकर बैठक कक्ष में कदम रखा, वह अजनबी मेहमानों और उस उत्सव को देखकर सन्न रह गया। यह सब क्या चल रहा है माँ, और ये लोग कौन है? हमारे घर में कौन सा उत्सव मनाया जा रहा है? सूर्यकांत ने अपनी गंभीर और भारी आवाज में पूछा। अपने बड़े बेटे को अचानक सामने देखकर रुक्मणी देवी थोड़ा हड़बड़ाई, लेकिन फिर स्थिति को संभालते हुए उन्होंने गर्व से कहा, अरे सूर्यकांत बेटा, तू आ गया। देख, आज तेरे छोटे भाई रितेश का रिश्ता पक्का हो रहा है। यह काव्या है तेरी होने वाली नई छोटी बहू। सूर्यकांत के माथे पर बल पड़ गए। उसकी आंखें क्रोध से बड़ी हो गई। रितेश का रिश्ता? लेकिन रितेश की तो मीनाक्षी से शादी हो चुकी है। मेरी छोटी बहू मीनाक्षी कहाँ है? यह कैसा मजाक है माँ? सूर्यकांत की आवाज में अब एक चेतावनी थी। रितेश ने बीच में पड़ते हुए कहा, भैया वह मीनाक्षी एक बाज है और कभी मां नहीं बन सकती। मुझे अपना खानदान आगे बढ़ाना है। मुझे एक वारिस चाहिए, इसलिए मां ने मेरा यह दूसरा विवाह तय किया है। हमने उसे छत वाले कमरे में रखा है। कल वह यह घर छोड़कर चली जाएगी। बांझ और छत वाले कमरे में रखा है। शब्द सुनते ही सूर्यकांत के कानों से जैसे खून बहने लगा। एक न्यायप्रिय अधिकारी होने के नाते वह दिन रात समाज में न्याय की लड़ाई लड़ता था, और आज उसके ही घर में उसके पीठ पीछे उसकी छोटी बहू के साथ इतना भयंकर अन्याय हो रहा था। सूर्यकांत ने अपना बैग वही जमीन पर पटक दिया। वह बिना एक शब्द कहे तेज कदमों से सीढ़ियां चढ़ते हुए सीधे छत की तरफ भागा। शालिनी भी अपने 1 वर्ष के बेटे अद्वैत को गोद में लिए हुए अपने पति के पीछे पीछे भागी। सूर्यकांत ने जैसे ही छत के उस पुराने सीलन भरे कमरे का दरवाजा खोला, भीतर का दृश्य देखकर उसकी रूह कांप उठी। मीनाक्षी फटे और मैले कपड़ों में पसीने से लथपथ जमीन पर बैठी थी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और वह बेतहासा रो रही थी। भारतीय समाज में जेठ और बहू का रिश्ता बहुत मर्यादा और दूरी का होता है। अपने जेठ को इस तरह अचानक सामने देखकर मीनाक्षी भय और शर्म से कांप उठी। उसने तुरंत अपनी साड़ी का पल्लू अपने सिर पर खींचा और दीवार के कोने की तरफ सिकुड़ गई। सूर्यकांत की सांसें गले में अटक गई। उसने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। मुझे क्षमा कर दीजिए बहू,
मुझे अत्यंत क्षमा कर दीजिए। मैं अपनी सरकारी फाइलों में इतना उलझा रहा कि मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे घर में इंसानियत की हत्या हो रही है। आप बाहर आइए बहू। आज मैं देखता हूँ कि इस घर में कौन किसका विवाह तय करता है। सूर्यकांत का गला रुंध गया था। उसकी आवाज में एक पिता जैसा स्नेह और एक रक्षक जैसा दृढ़ निश्चय था। मीनाक्षी कांपते कदमों से बाहर आई। सूर्यकांत उसे पूरे सम्मान के साथ सीढ़ियों से नीचे सीधे उस आलीशान बैठक कक्ष में ले गया, जहाँ सब लोग जश्न मना रहे थे। मीनाक्षी की वह कंकाल जैसी और फटे हाल स्थिति देखकर पूरे कक्ष में सन्नाटा छा गया। रुक्मणी देवी अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। सूर्यकांत, ये क्या बदतमीजी है? तू इस मनहूस औरत को मेहमानों के सामने क्यों ले आया? जेठ होकर बहू का हाथ पकड़ता है, तुझे शर्म नहीं आती? सूर्यकांत ने इतनी जोर से दहाड़ लगाई कि घर की दीवारें कांप उठी। शर्म आपको आनी चाहिए माँ। एक स्त्री होकर आपने दूसरी स्त्री का दर्द नहीं समझा। जिस बहू ने इस घर की हर ईंट को अपने पसीने से सींचा, जब उसके शरीर में एक प्राकृतिक कमी निकल आई तो आपने उसे कबाड़ में फेंक दिया। क्या विवाह करते केवल संतान पैदा करना है? क्या यह कोई जानवरों का तबेला है जहाँ केवल वारिस पैदा करने को भी सफलता माना जाता है? रितेश ने क्रोधित होकर कहा, भैया आप मेरी पत्नी के मामले में दखल मत दीजिए। मुझे अपना खानदान आगे बढ़ाना है। यह औरत मुझे बच्चा नहीं दे सकती। सूर्यकांत ने अपने भाई की आंखों में नफरत भरी निगाहों से देखा। धिक्कार है तुम्हारे उस पौरुष पर रितेश। जिस पत्नी ने अपना पूरा जीवन तुम्हारे नाम कर दिया, तुमने उसके साथ 7 जन्मों का जो वचन लिया था वह एक पल में तोड़ दिया। तुम एक वारिस चाहते हो। जो इंसान अपनी पत्नी के दुख में उसके साथ खड़ा नहीं हो सकता, वह एक पिता क्या खाक बनेगा? काव्या के पिता ने घबरा कर पूछा, रुक्मणी जी यह सब क्या तमाशा है? आपने तो कहा था कि यह औरत दिमागी रूप से बीमार है। सूर्यकांत ने काव्या के पिता की तरफ देखकर कहा, बीमार या नहीं अंकल, बीमार मेरे घर की यह सड़ी हुई सोच है। अगर आप अपनी बेटी को इस नर्क में धकेलना चाहते हैं तो शौक से धकेलिए, लेकिन याद रखिएगा कल को अगर आपकी बेटी के शरीर में कोई बीमारी आ गई तो ये लोग उसे भी ऐसे ही कूड़े में फेंक देंगे। यह सुनते ही काव्या के परिवार के होश उड़ गए। उन्होंने तुरंत अपनी बेटी का हाथ पकड़ा और बिना एक शब्द कहे वहां से निकल गए। रुक्मणी देवी चिल्लाने लगी, तूने अपने ही भाई का घर उजाड़ दिया सूर्यकांत। तूने इस खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी। अब मेरा रितेश बिना वारिस के कैसे रहेगा? सूर्यकांत ने एक गहरी सांस ली। वह अपनी पत्नी शालिनी के पास गया। शालिनी की आंखों में भी आंसू थे। शालिनी की गोद में उनका 1 वर्ष का बेटा अद्वैत खेल रहा था। सूर्यकांत ने शालिनी की तरफ देखा। शालिनी ने एक पत्नी और एक माँ के रूप में अपने पति के इस महान विचार को समझते हुए सम्मान से अपनी पलकें झुकाकर सहमति दे दी। सूर्यकांत ने अपने छोटे से बेटे अद्वैत को अपने हाथों में उठाया। वह मुड़कर मीनाक्षी के पास गया और उसने उसे 1 वर्ष के बच्चे को मीनाक्षी की सूनी गोद में रख दिया। पूरा घर सन्न रह गया। रुक्मणी देवी की आंखें फटी की फटी रह गई। सूर्यकांत ने अत्यंत भावुक लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, मां बनने के लिए केवल कोख की नहीं ममता की आवश्यकता होती है। आज से मेरा यह बेटा अद्वैत मीनाक्षी का बेटा है। मैं कानूनी रूप से और इस पूरे समाज के सामने अपने बेटे को अपनी छोटी बहू को सौंपता हूँ। इसे तुम पालोगी मीनाक्षी। तुम इसकी देवकी भी हो और तुम ही इसकी यशोदा हो। मीनाक्षी की आंखों से आंसुओं का झरना बह निकला। उसने उस छोटे से बच्चे को अपने सीने से कसकर लगा लिया। अद्वैत ने भी मीनाक्षी के गले में अपनी छोटी छोटी बाहें डाल दी। मीनाक्षी का जीवन जो कुछ क्षण पहले एक रेगिस्तान था, वह वात्सल्य के सागर से भर गया था। सूर्यकांत यही नहीं रुका। उसने रितेश की तरफ मुड़कर कहा, और रितेश तुम्हारे खानदान को वारिस मिल गया है। अगर तुम्हें यह वारिस और यह पत्नी स्वीकार नहीं है तो अभी इसी वक्त अपना सामान उठाओ और मेरे इस पैतृक घर से बाहर निकल जाओ। यह घर मेरे नाम पर है और मैं इसमें तुम्हारे जैसे स्वार्थी इंसान को एक पल भी नहीं रहने दूंगा। तुम्हारी सारी संपत्ति आज से अद्वैत और मीनाक्षी के नाम होगी। रितेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका सारा अहंकार टूटकर चकनाचूर हो गया। उसे समझ आ गया कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। वह घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा और मीनाक्षी की तरफ फुट कर रोने लगा। मुझे माफ कर दो मीनाक्षी, मैं अंधा हो गया था। भैया ने आज मेरी आंखें खोल दी। मुझे माफ कर दो। रुक्मणी देवी भी धड़ाम से सोफे पर बैठ गई। उनका सारा घमंड धूल में मिल चुका था। सूर्यकांत ने अपनी पत्नी शालिनी का हाथ पकड़ा, जिसने आज दुनिया का सबसे बड़ा त्याग किया था। शालिनी ने मुस्कुराते हुए मीनाक्षी के माथे को चूमा और कहा, अब रोना मत मीनाक्षी, आज से इस घर पर तुम्हारा पूरा अधिकार है। दोस्तों, इंसानियत और रिश्तों की गहराई केवल खून से नहीं मापी जाती। एक स्त्री कभी बाज नहीं होती। बाज वो सोच है जो उसके त्याग को भूलकर केवल उसकी कोख को देखती है। सूर्यकांत और शालिनी जैसे लोग यह साबित करते हैं कि अगर समाज में सच्चे संस्कार और न्याय जिंदा हो तो कोई भी रूढ़िवादी परंपरा किसी स्त्री का जीवन नष्ट नहीं कर सकती। आपको सूर्यकांत का यह कदम कैसा लगा? क्या उसने अपना खुद का बेटा देकर सही किया? मुझे अपने विचार जरूर बताइएगा। अगर आपको यह कहानी दिल को छू लेने वाली लगी हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। वर्मा स्टोरीज को अपना प्यार और बहुमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विवेक वर्मा आपसे विदा लेता हूँ। जल्दी मिलूंगा एक नई, सच्ची और भावुक कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। स्त्रियों का सम्मान करें। नमस्कार।